नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स एकेडमी जयपुर। और दोस्तों हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको राजस्थान हिस्ट्री। राजस्थान हिस्ट्री में जो हमारा टॉपिक चल रहा था दोस्तों, वो चल रहा था अजीत सिंह, यानी कि राठौड़ जो राजवंश है उसमें अजीत सिंह के बारे में हम दोस्तों पढ़ रहे थे। तो अजीत सिंह को दिल्ली से आज़ाद कौन करवा के लेके आता है? गोराधाय दुर्गादास। तो गोराधाय का जो पुत्र है उसको अजीत सिंह की जगह सुलाकर और वहाँ से कौन सी हवेली, वहाँ से जो औरंगजेब है, औरंगजेब से छुड़वाकर यहाँ पर ले आते हैं दोस्तों। रूप सिंह की हवेली से छुड़वाकर यहाँ ले आते हैं जोधपुर में, और इसका पालन पोषण किया जाता है। फिर उसके बाद तो आगे की स्टोरी यहाँ सुनते हैं दोस्तों। देखो आगे जो हमने लास्ट में छोड़ा था दोस्तों, वो छोड़ा था कहाँ पर? जब अकबर और औरंगजेब के बीच में युद्ध होता है, हमने लास्ट में छोड़ा था अकबर द्वितीय के बीच और औरंगजेब के बीच में क्या होता है? युद्ध। इसमें दुर्गादास साथ देता है किसका? अकबर द्वितीय का। तो इस कारण औरंगजेब क्या करता है, इसको मेड़ता का क्षेत्र इसको दे देता है। किसको? दुर्गादास को मेड़ता देता है। यहाँ तक दोस्तों हमने पढ़ा है। अब पढ़ेंगे 1705 ईस्वी में। तो दोस्तों 1705 ईस्वी में क्या होता है? 1705 ईस्वी में औरंगजेब की हो जाती है मृत्यु। तो अब देखो आगे, तो अब स्टार्ट होता है दोस्तों। 1705 ईस्वी में औरंगजेब की हो जाती है दोस्तों मृत्यु। तो यहाँ पर 1705 में औरंगजेब पहुँच गया ऊपर। तो ये हो गई औरंगजेब की मृत्यु। फिर औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद में 1705 से ही अजीत सिंह क्या हो जाता है? जोधपुर का स्वतंत्र शासक बन जाता है। तो ये हो गया जोधपुर का स्वतंत्र शासक। लेकिन 1689 से 1707 तक जोधपुर पे किसका अधिकार होता है? यानी कि जोधपुर का शासक कौन था? वो था दोस्तों औरंगजेब के द्वारा अपॉइंट किया हुआ, क्या नाम है? इल्गू खां। ठीक है, जोधपुर का शासक कौन रहता है? इल्गू खां कार्यभार इसका संभालता है। 1707 ईस्वी में अजीत सिंह का क्या होता है? अजीत सिंह का राज्याभिषेक होता है। किसके लिए? जोधपुर के लिए। तो ये हो गया दोस्तों राज्याभिषेक। राज्याभिषेक होने के बाद में दोस्तों ये क्या करता है वो देखो आप। शासक बनते ही अजीत सिंह क्या करता है? सबसे पहले शासक बनते ही अजीत सिंह जागीरदार की जो व्यवस्था थी उसमें परिवर्तन करना चाहता है। तो दोस्तों ये करना चाहता है, जागीरदारी व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहता है। व्यवस्था में परिवर्तन चाहता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए इसने क्या किया? अजीत सिंह ने अपनी पुत्री, इसकी पुत्री है जिसका नाम है इंदिरा कंवर, इसका विवाह है मुगल शासक का पुत्र है फारूक सियार। तो फारूक सियार के साथ में इसका विवाह करवा देता है दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया विवाह। और ये विवाह है करवाता जब है अजीत सिंह, तो इसका विरोध करता है कौन? दुर्गादास। तो दुर्गादास इसका जब विरोध करता है तो अजीत सिंह दुर्गादास को क्या बोलता है कि अजीत सिंह दुर्गादास को जोधपुर राज्य छोड़ने का आदेश देता है कि जोधपुर तू छोड़ के चला जा, मैं संभाल लूँगा। ठीक है, यहाँ से इन दोनों की शादी हो जाती है दोस्तों। और ये जो इंदिरा कंवर और फारूक सियार की जो शादी होती है, ये राजपूत और मुगलों का अंतिम विवाह माना जाता है। क्या दोस्तों? राजपूत और मुगलों का अंतिम विवाह माना जाता है। यानी कि मुगल विवाह जो है, मुगल और राजपूत अंतिम विवाह। ठीक है, इसके बाद में कोई भी राजपूत और मुगलों का कोई भी विवाह नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक दुर्गादास जब इस चीज़ का विरोध करता है तो अजीत सिंह दुर्गादास को जोधपुर से निकाल देता है। उससे कहता है कि तू कुछ भी तेरा यहाँ कुछ भी काम नहीं है, तू जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से दुर्गादास जाता है कहाँ पे? दुर्गादास आ जाता है कहाँ पे? नागौर। अमर सिंह द्वितीय के पास में।
अमर सिंह द्वितीय क्या करता है, इसको अपनी शरण में लेता है। तो ये सबसे पहले आता है दोस्तों कहाँ पे, नागौर आ गया और अमर सिंह द्वितीय के पास में आ गया। अमर सिंह द्वितीय ने इसे क्या किया, केलवा की जागीर दी, प्लस में विजयपुरा की जागीर दी। ठीक है दोस्तों, केलवा की और विजयपुरा की इसको जागीर दे दी। अमर सिंह ये मेवाड़ का है दोस्तों, मेवाड़ का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मेवाड़ आता है। केलवा और विजयपुरा की इसको जागीर देता है, प्लस में इसको रामपुरा का हाकिम बनाता है। किसको, दुर्गादास को। ये हो गया रामपुरा का हाकिम। तो हाकिम का मतलब होता है नियंत्रक। ये लो, हाकिम नियुक्त करता है किसको, अमर सिंह द्वितीय को। केलवा की और विजयपुरा की जागीर देता है कौन, अमर सिंह द्वितीय दुर्गादास को केलवा की और विजयपुरा की जागीर देता है, प्लस में रामपुरा का हाकिम नियुक्त करता है। ठीक है, अब हम अगर दुर्गादास के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम अगर यहाँ से देखें, यहाँ तक आपको दोस्तों समझ में आ गया बिल्कुल पूरा। देखो, ये शासनकाल है और स्टार्ट करते हैं जब औरंगजेब की मृत्यु होती है। तो औरंगजेब की मृत्यु 1705 में होती है और जोधपुर का स्वतंत्र शासक बन जाता है अजीत सिंह। उसका राज्याभिषेक होता है दोस्तों 1707 ईस्वी में। इसके पहले 1689 से 1707 ईस्वी तक जोधपुर का जो शासक है वो इल्गू खां रहता है। 1707 में जब ये बनता है तो बनते ही ये चाहता है कि जागीरदारी व्यवस्था में परिवर्तन किया जाए। तो इसके लिए इसने क्या किया, इंदिरा कंवर का विवाह मुगल फारूक सियार के साथ में करवा दिया। इस चीज़ का विरोध जब दुर्गादास करता है तो दुर्गादास को जोधपुर छोड़ने का आदेश देता है। जोधपुर छोड़ते ही दुर्गादास आ जाता है अमर सिंह द्वितीय की शरण में, जो मेवाड़ का शासक रहता है। तो अमर सिंह द्वितीय ने इसे केलवा की जागीर दी, विजयपुरा की जागीर दी, प्लस रामपुरा का हाकिम नियुक्त करता है। फिर उसके बाद में क्या होता है, अब देखो आप। तो दोस्तों पहले थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं कि दुर्गादास के बारे में। दुर्गादास को काफ़ी विशेष जो जानकारी है वो मिली है कुछ, वो देखें। तो दोस्तों इसकी आप टेंशन मत लो, स्क्रीनशॉट की मैं आपको जो लिखा हुआ है वो पीडीएफ के साथ में अटैच कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो देखो आप दुर्गादास के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देख लो कि दुर्गादास कौन है। ये है दोस्तों दुर्गादास। सबसे पहले ये है दोस्तों जसवंत सिंह जो प्रथम है के दरबारी मंत्री। क्या नाम है, आसकरण का पुत्र है, का पुत्र, हाँ, जो स्वामी भक्ति के लिए प्रसिद्ध हुआ, स्वामी भक्ति के लिए प्रसिद्ध हुआ। फिर अगर दुर्गादास के बारे में थोड़ी और जानकारी चाहिए तो दुर्गादास को वहाँ से जब मेवाड़ से जब वह जोधपुर से निकाल दिया तो मेवाड़ में आता है। मेवाड़ से वह अपनी स्वेच्छा से संन्यास ग्रहण करके कहाँ जाता है दोस्तों, उज्जैन एमपी में। तो यहाँ से देखो, मेवाड़ से दुर्गादास उज्जैन कहाँ है दोस्तों, एमपी, उज्जैन एमपी में चले जाते हैं। और फिर क्या होता है दोस्तों, वहाँ पर उनका स्वर्गवास होता है। कहाँ पे चले जाते हैं, तथा वहाँ पर शिप्रा नदी के किनारे स्वर्गवास हो जाता है, स्वर्गवास हो जाता है। ठीक है, शिप्रा नदी के पास में इनका स्वर्गवास हो जाता है। तो एक स्मारक तो इनका है दोस्तों शिप्रा नदी के किनारे, और दूसरा स्मारक इनका वो है मसूरिया पहाड़ी जो जोधपुर में स्थित है, वहाँ पर इनका दूसरा स्मारक है। तो दोस्तों इनका एक स्मारक शिप्रा नदी पर है, नदी के तट पर है, तथा
तथा दूसरा स्मारक मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में है। तो ये है दोस्तों मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में है। ये हो गया इनका दूसरा स्मारक। आगे बात समझ में। फिर है दोस्तों दुर्गादास को राठौड़ों का यूलिसेज एंड बिंदिया मारवाड़ का चाणक्य 3 उपाधि से जानते हैं दोस्तों। देखो दुर्गादास को एक तो है राठौड़ों का यूलिसेज, मारवाड़ का चाणक्य, इनको बोलते हैं मारवाड़ का चाणक्य। और तीसरा नाम क्या है दोस्तों इनका? तीसरा नाम है इनको बोलते हैं अणबिंदिया। क्या दोस्तों? अणबिंदिया। ये हो गए इनके 3 नाम दिए गए। ठीक है, इस प्रकार से दुर्गादास का एक छोटा सा परिचय था दोस्तों, वो मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 1708 ईस्वी में। और 1708 ईस्वी में जब कौन था? 1708 ईस्वी में हुआ देवारी समझौता। ठीक है, उस समय दिल्ली का शासक था औरंगजेब, और इसके अलावा जोधपुर का जो शासक था वो था कौन? अजीत सिंह। मेवाड़ का जो शासक था दोस्तों अमर सिंह द्वितीय, और आमेर का जो शासक था वो था दोस्तों कौन? जय सिंह। तो इन तीनों के बारे में जो देवारी समझौता हुआ है वो कैसे हुआ है, क्या हुआ है, उसकी स्टोरी आपको यहाँ पढ़नी पड़ेगी। तो देखो अब क्या है क्या नहीं है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो फटाफट। ठीक है दोस्तों, फिर मैं बताऊँगा आपको देवारी समझौता क्या हुआ, कैसे हुआ। देखो 22 नवंबर के दिन इनकी क्या हुई थी दोस्तों? मृत्यु। और सन तो बहुत ईजी है दोस्तों, कैसे? 1718 लिख देना। ठीक है दोस्तों, तो देखो आगे देखो दोस्तों, देवारी समझौता हुआ 1708 ईस्वी में। किन किन के बीच में हुआ? मेवाड़ से कौन है? अमर सिंह द्वितीय। और जोधपुर से कौन है दोस्तों? अजीत सिंह। और आमेर से कौन है? जय सिंह। तो इनके बीच में देवारी समझौता कैसे होता है वो देखो आप। देखो देवारी समझौता 1708, इसके क्वेश्चन पे आप ध्यान देना। देखो देवारी समझौता 1708 कैसे हुआ वो देखो। मेवाड़ का शासक कौन है दोस्तों? अमर सिंह द्वितीय प्लस मारवाड़ का शासक कौन है? अजीत सिंह। और आमेर का शासक है जय सिंह। अमर सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रा कंवर का विवाह जय सिंह के साथ में करवाया। अमर सिंह ने अपनी पुत्री चंद्रा कंवर का विवाह जय सिंह से करवाया, प्लस शर्त क्या रखी? शर्त थी कि होने वाली प्राप्त संतान आमेर का शासक बनेगी। ठीक है, ये शर्त रखी। अजीत सिंह ने भी अपनी पुत्री सहल का विवाह करवाया जय सिंह के साथ में। ठीक है, मेवाड़ ने अमर सिंह द्वितीय ने अपनी पुत्री चंद्रा कंवर का विवाह जय सिंह के साथ में करवाता है, और शर्त ही रखता है कि प्राप्त पुत्र जो होगा, प्राप्त संतान जो होगी
वो आमेर का शासक बनेगी। अजीत सिंह अपनी पुत्री सहल का विवाह जय सिंह के साथ में करवा देता है। ठीक है दोस्तों, तो अब इन तीनों के बीच में कोई युद्ध, मतलब तीनों के बीच में एक समझौता हो गया। पहले क्या हो रहा था, इनके बीच में युद्ध आनाकानी हो रही थी, तो अब वो क्या, वो स्टॉप हो गई, वो बंद हो गई। ठीक है दोस्तों, अब इससे क्या है, कोई जान माल का नुकसान नहीं हो रहा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये देवारी समझौता हुआ। अब देखो आगे, अमर सिंह, अब औरंगजेब जो है कौन है दोस्तों, आमेर का जो शासक है इस समय, तो इस समय जो दिल्ली में बैठा कौन है दोस्तों, बहादुर शाह। ठीक है दोस्तों, बहादुर शाह बैठा है। बहादुर शाह ने अब तक, यानी कि जब तक ये युद्ध नहीं होगा ना, मतलब ये जो देवारी समझौता हुआ है इसके पहले तक बता रहा हूँ मैं, अब तक बहादुर शाह ने आमेर का नाम क्या रख रखा था, मोमिनाबाद। और ये समझौता होने के बाद में इसका नाम वापस से क्या रख गया, आमेर। ये याद रखना आप। ठीक है, तो अब देखो आप फटाफट, तो दोस्तों चलो आगे नीचे बताता हूं मैं। औरंगजेब के पुत्रों में, औरंगजेब के दो पुत्र हैं, देखो पूरी स्टोरी सुन लो आप फटाफट। एक है आजम और एक है मुआजम, जो बहादुर शाह जफर है, बहादुर शाह। ठीक है दोस्तों, आजम और मुआजम, इन दोनों के बीच में होता है उत्तराधिकार का युद्ध। इसमें आजम की तरफ से लड़ता कौन है, अजीत सिंह, प्लस में कौन लड़ता है, जय सिंह। ठीक है दोस्तों, मुआजम की तरफ से लड़ता है कौन है, अमर सिंह द्वितीय, यानी कि मेवाड़। और ये युद्ध जीत जाता है, ये जीत गया और ये तीनों हार गए। तो अब शासक कौन बनेगा, मुआजम। मुआजम जो है शासक बनते, अपना नाम चेंज कर लिया और क्या रख लिया, बहादुर शाह। ठीक है, इस प्रकार से होता है। अब देखो, फिर उसके बाद में संधि होती है। अब देखो आप आगे जो हम पढ़ेंगे वो है दोस्तों निर्माण कार्य, किसके, अजीत सिंह के। यहाँ तक आ रहा है समझ में एकदम, अजीत सिंह के निर्माण कार्य पढ़ेंगे। तो अजीत सिंह, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट दोस्तों। फिर अजीत सिंह का निर्माण कार्य हम पढ़ेंगे, जो ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसने। एक तो फलोदी जोधपुर में बनवाया है इसने कुछ, और एक थम्बा महल बनवाया है, और कुछ भी नहीं बनवाया इसने। तो देखो निर्माण कार्यों में सबसे पहले फलोदी जोधपुर, अजीत सागर, क्या दोस्तों, अजीत सागर तालाब बनवाया इसने। देखो कैसे बनवाया वो देखो आप। तो निर्माण कार्यों में देखो फटाफट, ये है निर्माण कार्य। तो पहला निर्माण कार्य करवाया इसने, अजीत सागर तालाब बनवाया। अजीत सागर तालाब कहाँ पर है दोस्तों, ये जोधपुर की एक जगह है, फलोदी जोधपुर। ठीक है दोस्तों, वहाँ पे। ठीक है, और दूसरा इसने बनाया दोस्तों थम्बा महल, जो भी जोधपुर में है। ये है थम्बा महल, ये कहाँ पर है दोस्तों, ये भी है जोधपुर में। दोनों बना दिया। इसके बाद में इसके पुत्र होते हैं दो, अजीत सिंह के दो पुत्र हैं। एक बड़े पुत्र का नाम दोस्तों बख्त सिंह, और छोटे पुत्र का नाम है अभय सिंह। बख्त सिंह प्रेम प्रसंग के चलते, देखो दोस्तों, प्रेम प्रसंग के चलते हत्या कर देता है, किसकी, अजीत सिंह की हत्या कर देता है। ये लो, और कहलाया राठौड़ों का दूसरा पितृ
हंता। ठीक है। अभय सिंह बनता है अगला शासक, यानी अगला उत्तराधिकारी। ये लो। तो दोस्तों अब यहाँ से फिर पढ़ेंगे अभय सिंह के बारे में, जो है 1724 से लेकर 1749 यानी कि 49 तक ये शासन करता है। इसके शासनकाल में क्या क्या होता है दोस्तों, क्या क्या नहीं होता है। एक तो अभय महल है, एक फूल महल है, इसका दरबारी जो विद्वान है वीरभान है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो फटाफट इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वरना कोई ज़्यादा इतनी है नहीं। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ेंगे हम अभय सिंह के बारे में 1724 से 1749 तक। ठीक है। अब देखो आप, अगला शासक बनता है अभय सिंह। तो अभय सिंह ने क्या किया क्या नहीं किया वो देखो आप। ये बंदा क्या करता है वो देखो आप। ये है दोस्तों अभय सिंह। 1724 से लेकर 1749 यानी 25 साल तक इसने राज किया। अब देखो, अब अभय सिंह शासक बनते ही अपना जो जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग है उसमें काष्ठकारी का निर्माण करवाना चाहते थे। तो इन्होंने क्या किया, अपना जो दरबारी वन मंत्री है जिसका नाम है गिरधारी, दोस्तों क्या नाम है इसका, नाम है गिरधारी दास। गिरधारी दास। और ये कौन है दोस्तों, वन मंत्री है। ये है वन मंत्री। इसको आदेश दिया, बोले जा खेजड़ी वेजड़ी जो भी मिले तेरे को वो काट ला, क्योंकि अपन को दरवाजे खिड़की हर चीज़ क्या करनी है, हमें लकड़ी की बनवानी है। तो इसने क्या किया, बोला ठीक है आपने आदेश दे दिया तो ठीक है। ये गया खेजड़ी ग्राम में, क्योंकि खेजड़ी ग्राम जो था उसमें बहुत सी खेजड़ियाँ लग रखी थी। तो ये गया खेजड़ी ग्राम में। ये लो, वहाँ पर जाकर इसने खेजड़ी के वृक्ष काटने स्टार्ट कर दिए। अपनी सेना या कुछ मतलब कुछ व्यक्तियों के साथ में गया था। फिर इसने वहाँ पर खेजड़ी वृक्ष काटना स्टार्ट कर दिया। खेजड़ी वृक्ष स्टार्ट कर दिया काटना, तो फिर वहाँ के जो वैष्णव क्या बोलते हैं उनको, विष्णोई जो धर्म के व्यक्ति थे, उन विष्णोई धर्म का जो धर्म है, इस विष्णोई धर्म में खेजड़ी वृक्ष जो है वो पूजा जाता है। इसीलिए विष्णोइयों ने वहाँ पर बहुत से खेजड़ी वृक्ष उगा रखे थे। तो ये सारे के सारे जो विष्णोई हैं वो क्या करते हैं, वो खेजड़ी नहीं काटते हैं, मतलब नहीं काटने देते हैं उनको, मना करते हैं। किनको, गिरधारी दास को। बोला हम खेजड़ी का वृक्ष नहीं काटने देंगे क्योंकि ये हमारे धर्म का प्रतीक है और हम इनकी पूजा करते हैं। तो ये बात क्या होता है दोस्तों, मानता नहीं है। कौन, गिरधारी दास। तो फिर होती है दोस्तों घटना, कौन सी, खेजड़ोली ग्राम की घटना जो होती है 1730 ईस्वी में। तो हम मेन बात जो है, मुद्दे की बात है, वो हम पढ़ने वाले हैं। वो है दोस्तों खेजड़ली घटना, जो कब हुई है दोस्तों, ये हुई है 1730 ईस्वी में। ठीक है। खेजड़ली ग्राम घटना में सबसे पहले जो मैं बात करूं, एक आंदोलन समझ लो, या इस घटना का जो नेतृत्व करने वाले हैं वो समझ लो। महिलाओं में इसका नेतृत्व किया है दोस्तों वो है अमृता देवी विश्नोई, और जो पुरुषों में इसका नेतृत्व किया है दोस्तों वो है रामोजी विश्नोई। तो यहाँ पर है नेतृत्वकर्ता, वो है दोस्तों, महिलाओं में कौन है, अमृता देवी विश्नोई। ठीक है। पुरुषों में रामोजी विश्नोई। ठीक है। अब हर एक व्यक्ति एक खेजड़ी के लिपट कर और अपनी जान देने लग गया। तो इस प्रकार से 364 दोस्तों, कितनी, लगभग 300, लगभग नहीं मतलब एग्जैक्ट बता रहा हूँ मैं, 363 जाने गई। मतलब 363 व्यक्तियों ने क्या किया, वहाँ पे बलिदान दिया।
जिनमें 294 तो थे दोस्तों पुरुष, पुरुष बिश्नोई थे 294 जिन्होंने दिया बलिदान। बच गई कितनी? 69 थी दोस्तों, यानी कि महिलाएं जिन्होंने क्या दिया है? बलिदान दिया है खेजड़ी के वृक्ष के चिपक कर, और उन्होंने खेजड़ी के वृक्ष को नहीं काटने, मतलब एक तरह से खेजड़ी की वृक्ष की रक्षा करते हुए 363 व्यक्तियों ने अपना बलिदान दिया है। अब जब ये घटना होती है तो ये घटना पहुंचती किसके पास में? अभय सिंह के पास में, जो राजा है। तो अभय सिंह राजा ने गिरधारी दास को अपने पास वापस बुलवा लिया कि वहाँ पर कुछ मत करे, उनको रहने दे, ठीक है। तो ये गिरधारी दास जो है अभय सिंह के पास में वापस जाता है। अब देखो जो घटना का दिन है वो था कब का? ये था दोस्तों भाद्रपद शुक्ल, क्या है दोस्तों? भाद्रपद शुक्ल एकादशी, यह दिन था, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का दिन था, ठीक है दोस्तों, जिस दिन 1730 ईस्वी में इतने लोगों का बलिदान होता है, ठीक है दोस्तों। अब ये तिथि नहीं, जैसे वो आती ना अंग्रेजी महीनों की 1 2 3 4, वो तिथि नहीं समझ के, ये जो तिथि है भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन जोधपुर में विश्व का वृक्ष मेला लगता है, विश्व भर का वृक्ष मेला लगता है। सबसे पहले ये मेला लगा था दोस्तों कब? सबसे पहले 1742 ईस्वी में लगा था, ठीक है। तो विश्व में सबसे प्रसिद्ध वृक्ष मेला है वो भाद्रपद शुक्ल एकादशी में जोधपुर में लगता है। अब दोस्तों जोधपुर में भी अगर पर्टिकुलर जगह देखें तो कौन सी होगी? जहाँ पर विश्नोई कटे थे, यानी कि खेजड़ी ग्राम। तो यहाँ पर भी देख लो दोस्तों, यह है खेजड़ी ग्राम में, उसी गाँव में, ठीक है दोस्तों। तब से वो गाँव हो गया फेमस। अब है आगे देखो, फिर उसके बाद में दोस्तों इसने अपने जो काश्तकारी थे वो किसी अन्य लकड़ियों से और किसी अन्य लकड़ियों से अरेंजमेंट करके, व्यवस्था करके फिर उन्होंने अपना काश्त कार्य कंप्लीट किया। तो अधिकांश जो काश्त कार्य है वो अभय सिंह के काल में, मेहरानगढ़ दुर्ग में अभय सिंह के काल में ही हुए। फिर उसके बाद में क्या होता है दोस्तों? अब होता है इनके निर्माण कार्य। देखो आप अभय सिंह के निर्माण कार्य, तो देखो आप निर्माण कार्य, एक तो इसने बनवाया दोस्तों अभय महल, दोनों के दोनों जोधपुर में है। एक बनवाया दोस्तों इसने फूल महल, ठीक है। और इसका एक प्रसिद्ध दरबारी विद्वान था, प्रसिद्ध दरबारी विद्वान, इसका नाम था दोस्तों वीरभाण। वीरभाण ने एक ग्रंथ लिखा और उसका नाम था, ये ग्रंथ है, ग्रंथ का नाम है दोस्तों अभयोदय। कालांतर में इस ग्रंथ को क्या कहा जाने लगा? देखो आप, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है। कालांतर में इसको कहा जाने लगा अभय रूपक ज्योति। क्या दोस्तों? दोबारा से सुन लो एक बार, इसको कालांतर में कहा जाने लगा अभय रूपक ज्योति, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से इन्होंने, हाँ वो एक खेजड़ी घटना बता दूं मैं, जो प्रथम बार मेला लगा था, प्रथम बार मेला कब लगा था? ये लगा था दोस्तों 13 अक्टूबर के आसपास में। और देखो 13 अक्टूबर सन 1742 ईस्वी, ठीक है दोस्तों। ये हो गया खेजड़ी मेला। अब देखो एक बार इसका रिवीजन फिर से कराता हूँ। खेजड़ी ग्राम की सबसे पहले जब ये शासक बनता है तो वन मंत्री गिरधारी दास को खेजड़ी लकड़ी काटने का आदेश देता है, और गिरधारी दास जो है खेजड़ी ग्राम में आकर खेजड़ी काटने का कार्य करता है। तो उसी समय 1730 ईस्वी में खेजड़ी घटना होती है,
उसमें विश्नोई धर्म के जो व्यक्ति है वो अपनी जान देते हैं खेजड़ियों के वृक्ष से लिपटते हुए। तो कुल मिला के 363 बलिदान होते हैं, उनमें से 294 बलिदान जो है वो पुरुषों के और 69 जो बलिदान है वो महिलाओं के होते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर अगर आगे चले तो फिर ये बलिदान की जो डेट है वो भाद्रपद शुक्ल एकादशमी के दिन होता है और इसी दिन को जोधपुर में वृक्ष मेला लगता है। विश्व का सबसे प्रसिद्ध वृक्ष मेला लगता है खेजड़ी ग्राम में। पहली बार जो मेला लगा था वो 13 अक्टूबर 1742 ईस्वी में लगा था। ठीक है दोस्तों। निर्माण कार्य जो अभय सिंह ने करवाए दोस्तों, अभय महल और फूल महल बनवाए, दोनों के दोनों जोधपुर में हैं। प्रसिद्ध जो दरबारी विद्वान था उनका नाम था वीरभाण। वीरभाण ने अभय के बारे में, अभय सिंह के बारे में जो लिखा था, जो सुना था, जो उनकी गाथा थी दोस्तों, कोई भी प्रेम कहानी हो सकती है, ठीक है, वो सभी की सभी कहाँ लिखी है, अभोध्याय नामक ग्रंथ में। और जब इसका प्रकाशन हुआ तो यानी कि जब इसको कालांतर में, आज की डेट में इसको आज हम बोलते हैं अभय रूपक ज्योति। ठीक है दोस्तों, इस नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, हो सकता है ये इनकी पत्नी हो या कुछ भी, ठीक है, वो ही जाने, लेकिन ये ग्रंथ कौन सा है, अभय रूपक ज्योति ग्रंथ नाम है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। और आज हमारी ये क्लास कैसी लगी दोस्तों आपको, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल है टाइम्स अकेडमी जयपुर, और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट, सब पटवारी की दृष्टि से सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। इसके बाद में 10,000 क्वेश्चन भी आने वाले हैं, उनका वेट करो। फिर आएंगे 10 या 15 जो है मॉडल पेपर दूंगा आपको, तो फुल तैयारी के साथ में आप जुट जाइए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।